कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो। कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका, लिवेंट। कोशिका सिद्धांत, स्लाइड लेवल। कोशिका सिद्धांत दो गुण है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। प्रत्येक कोशिका का निर्माण किसी कोशिका से। पहली कोशिका कैसे बना अभी तक नहीं पता। चलिए ध्यान सुनो। सेल कितने प्रकार के? एक तो प्रोकैरियोटिक। बताइए, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है? नहीं। एकदम सत्य है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता। कल एगो आया कहा कि देखिए सर ये वीडियो में बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक, हम बोले छोड़ दो, बताने दो, क्या बोल सकते थे, नारायण करेंगे उससे। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली, यानी कि से कोशिकांग सिर्फ एक होता है। नाम बताइए। राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर झिल्ली होती है, देखो झिल्ली रहित होता है। अब इसी को आपको झिल्ली को क्या लिख देगा? कला। मेम्ब्रेन को क्या लिख देगा? कला। झिल्ली को ही कला बोल देगा, हिंदी में अजमेर में नाम रहता है। तो आप बताइए, प्रोकैरियोटिक, हम सवाल पूछ रहे, सुनो। प्रोकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम कला युक्त होता है या नहीं? कला युक्त होता है? हाँ? कला युक्त नहीं होता, कला रहित ना होगा, बस कला वही हो जाता है। अब आपसे कहेगा केंद्रिका कला, कोशिका कला, ये सब हिंदी है। कोशिका कला का मतलब सेल मेम्ब्रेन, केंद्रिका कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, किस में होता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सबसे ज्यादा मोनेरा, मतलब एक के मोनेरा। मोनेरा में भी कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आगे किससे चलता है? बैक्टीरिया कैसे एनर्जी बनाता है? एनर्जी मेसोसोम। बताए थे आपको, जो काम हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया, वही इसमें मेसोसोम। याद है? यह रेस्पिरेशन करता है मेसोसोम से, रिप्रोडक्शन, खाना निकलता है, याद है? अच्छा बताइए, एक सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया में, नाम क्या है? प्लाज्मिड। जिसमें प्लाज्मिड पाया जाएगा वह एंटीबायोटिक से मरेगा। प्लाज्मिड का मतलब है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, एंटीबायोटिक प्रतिजैवी रोधी। प्रोकैरियोटिक एकदम क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका का मतलब है कोशिका के अंदर जितने अंग होते हैं वो सब होना चाहिए, केंद्रक होना चाहिए। नहीं है तो कहेंगे अविकसित कोशिका, और है तो विकसित कोशिका। बताओ, प्रोकैरियोटिक विकसित है कि अविकसित? अनडेवलप्ड। और ये क्या है? फुली डेवलप्ड। पहला पॉइंट लिखिएगा, पूर्ण रूप से विकसित। यूकैरियोटिक कोशिका का पहला पॉइंट जल्दी लिखिए, इसमें कुछ नहीं है, सबको पता होगा, इतना चीज आसान। यूकैरियोटिक कोशिका पहला पॉइंट लिखेंगे, पूर्णतः विकसित कोशिका है, फुली डेवलप्ड सेल। लिख लिए, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है? पूर्णतः डेवलप, पूर्णतः विकसित कोशिका। मतलब इसमें सारे कोशिकांग होंगे, ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ध्यान सुनो, एक को बना देते हैं, बस उसी में आपको समझना, फिर एक टेबल बनेगा उसमें लिख लें। यूकैरियोटिक कोशिका,
यूकैरियोटिक कोशिका। अच्छा बताइए, मोनेरा छोड़ के सब में कैसी कोशिका है? प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, सब में यूकैरियोटिक। ये जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है। पहला अंतर दोनों में होता है कि जंतु कोशिका स्फेरिकल होती है, सर्कुलर यानी वृत्ताकार होती है, और ये रेक्टेंगुलर होती है, आयताकार होती है, चौड़ाकार होता है। बात समझ रहे हैं? पहला बात, ये आयताकार है, ये सब लिखवाएंगे टेबल में, अभी खाली सुनो। ये क्या है? आयताकार, और ये क्या है? वृत्ताकार। पहला बात तो कोशिका का मतलब क्या है? कोशिका का मतलब अगर प्लांट को काटेंगे सबसे छोटा हिस्सा तो आपको ये मिलेगा, आदमी को काटेंगे, जंतु को काटेंगे तो ये मिलेगा। बात क्लियर है? यहाँ सेल लगा के बहुत छोटा करते, जूम करते करते लास्ट में यही मिलेगा, अब प्लांट में यही मिलेगा। ध्यान सुनो, इसमें कोशिका का जितना अंग है वो जिस मेम्ब्रेन से ढका होता है उसको सेल मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। देखो इसका 2 गो लेयर बना, इससे सवाल पूछा हुआ है, मिल जाएगा आपको। ध्यान सुनो, इसमें 2 गो लेयर बना है, एक अंदर का लेयर है और एक बाहर का लेयर है। देख रहे हैं बात? ये दोनों लेयर प्रोटीन का बना होता है। किसका बना है? प्रोटीन का। देखो इसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से सुनो। अरे कोशिका जिस थैला में बंद रहेगा, कोशिका का जितना अंग है जिस थैला में बंद रहता है उसी थैला को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका कला है या कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन को कला या झिल्ली दोनों बोलते हैं। जिस थैला में बंद, वो थैला का कुछ मोटाई होगा, एक बाहर का हिस्सा होगा, एक अंदर का हिस्सा होगा। बाहर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा प्रोटीन का बना होता है, और इसके बीच में वसा यानी लिपिड्स भरा होता है। अरे कुछ बोल ये बीच में क्या भरा हुआ है? हाँ, ये बाहर वाला हिस्सा हो या अंदर वाला हिस्सा हो, दोनों प्रोटीन है, लेकिन इसके बीच में जो भरा है लिपिड्स भरा। ठीक है। नया शोध यह बताता है कि दोनों बाहर वाला फास्फोलिपिड है, मतलब फास्फोरस का बाहर वाला दोनों लिपिड है, बीच में प्रोटीन है। अरे तुम नहीं समझना क्या है। 2 गो कहानी से दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, एगो 2002 में आया है, एगो 2007 में आया, दोनों यूपीएससी का क्वेश्चन। ये आपको मिल जाएगा घटना चक्र में। क्या सवाल रहेगा कि कोशिका झिल्ली या कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा, ये दोनों लेयर, दोनों परत प्रोटीन का बना है, अब बीच में लिपिड्स। ठीक। नया खोज यह बताता है 2007 के बाद कि बाहर और अंदर वाला हिस्सा लिपिड्स है, बीच में प्रोटीन है। सवाल क्या एग्जाम में पूछेगा सर? सवाल पूछा हुआ दोनों बार एक ही सवाल, दोनों का उत्तर एक के। सवाल क्या पूछा कि कोशिका कला किसके द्वारा निर्मित होती है? प्रोटीन और लिपिड। खत्म। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। क्या होता है? अब तुमको बाहर अंदर से कोई मतलब नहीं, तुमको बस ये ध्यान रखना है कि कोशिका कला प्रोटीन और लिपिड से बना, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और वसा। आज का खोज क्या है बता देते हैं। बाहर वाला दोनों लिपिड से है और अंदर वाला प्रोटीन। लूसेंट वगैरह में क्या मिलेगा? बाहर वाला दोनों प्रोटीन, बीच में लिपिड। ये किस चीज के बारे में बात हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लिपिड का मतलब समझते हैं ना? वसा, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के बारे में बात हो रही है। एक बात तो ये होगी, ये थैला होता है, 2 गो प्रोटीन का, बीच में लिपिड्स, या फिर आप सोच सकते हैं दोनों लिपिड्स का, बीच में प्रोटीन। बात समझे? डायरेक्ट हम बोलते हैं जो कोशिका झिल्ली है प्रोटीन और लिपिड का बना है, प्रोटीन और लिपिड का बना, प्रोटीन भी और लिपिड का बना, फास्फोलिपिड्स है और प्रोटीन। ध्यान सुनिए, इसके अंदर एक लिक्विड भरा है। सेल के अंदर के लिक्विड को सेल को साइटो बोलते हैं, लिक्विड को प्लाज्म बोलते हैं। लिक्विड को क्या बोलते हैं? प्लाज्म। तो इस लिक्विड का नाम क्या होगा? साइटोप्लाज्म। सेल को साइटो और लिक्विड को प्लाज्म, तो इस लिक्विड का नाम क्या होगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसको कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म, अगर सुनो, कोशिका में अगर द्रव, आपको हम रेस्पिरेशन पढ़ाए हैं, श्वसन, याद करिए थोड़ा सा।
उसमें हम ये बताए थे जब ऑक्सीजन आता है तो साइटोप्लाज्म में ही पहले पाइरुवेट बनता है। ग्लूकोज क्या बनता है? पाइरुवेट। 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। जब तक 36 एटीपी नहीं बने, सॉरी 38 एटीपी नहीं बनेगा तब तक ऊर्जा नहीं होगा। 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, 2 एटीपी साइटोप्लाज्म में बनता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं हुआ तो 2 एटीपी नहीं बनेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, आदमी मर जाएगा। बोलिए हाँ या ना। साइटोप्लाज्म मुख्यतः जल का यानी वाटर का बना होता है, पानी होता है। आप पानी पीते हैं तो खाली पेटे में जाता है, ऐसा नहीं है। पसीना पेट से निकलता है, कहीं से भी निकल, हर जगह सेल है और हर सेल में साइटोप्लाज्म, वही साइटोप्लाज्म पानी है। बॉडी का 70%, एक कोशिका का 90% हिस्सा साइटोप्लाज्म होता है। पूरी बॉडी का 70% हिस्सा सिर्फ पानी है और एक साइटोप्लाज्म, एक कोशिका का, एक सेल का 90% हिस्सा साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर के लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लिक्विड में पाइरुवेट बनता है। यही लिक्विड बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल को टूटने से बचाता है। टूटने से कब बचा देगा? कैसे? कोई भी सेल ऑर्गेनेल तैरता रहेगा तो दिक्कत नहीं, लेकिन तैरेगा नहीं तो सब नीचे बैठ जाएगा। सटने से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, घर्षण से बचाता है। अरे बोलो नहीं यार, अगर आपको घर्षण से बचाना तो बीच में ग्रीस लगा दीजिए, घर्षण कम हो जाएगा। यहाँ बीच में कोशिका द्रव भरा हुआ है और इस द्रव में बाकी के कोशिकांग यानी कोशिका के अंग तैरते रहते हैं। तो कोशिका द्रव का 2 काम है। एक काम बॉडी में एनर्जी निर्माण करना। बताइए एनर्जी निर्माण करेगा कि नहीं? पाइरुवेट बनाएगा, एनर्जी निर्माण करना। जब तक 2 एटीपी नहीं मिलेगा एनर्जी नहीं मिलेगा। दूसरा, बाकी सभी कोशिका के अंगों को घर्षण से बचाता है। अरे बोलो यार, ठीक। कोशिका द्रव दूसरा नंबर। हर कोशिका, जब आप यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस, यू मतलब बाद होता है, यूकैरियोटिक का मतलब केंद्रक। तो केंद्रक के बाद की कोशिका केंद्रक से पहले की बाद, तो इसके अंदर एक केंद्रक होता है। इसके अंदर क्या है? केंद्रक। एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की खोज पहली बार रॉबर्ट ब्राउन नाम के आदमी ने किया। न्यूक्लियस की खोज पहली बार किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ही वह आदमी था जिसने पहली बार कहा कि कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है और कुछ सेल बिना न्यूक्लियस के। जो बिना न्यूक्लियस के है उसको प्रोकैरियोटिक सेल और जो न्यूक्लियस के साथ है यूकैरियोटिक सेल। बात क्लियर है? बताइए इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। लिख रहा है लाल से कि काले से लिख दे? केंद्रक। बताइए केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। पूछा हुआ सवाल है ग्रुप डी में, रेलवे में पूछेगा और कहीं पूछो नहीं करेगा। रॉबर्ट ब्राउन ये सब रेलवे में पूछता है। कोशिका की खोज, केंद्रक की खोज और किसका? जीवित खोज, जीवित कोशिका की। अभी तो 3 को। केंद्रक, ध्यान से सुनना। केंद्रक क्या है सर? केंद्रक वैसा चीज है जहां हमें बनाने वाला अनुवांशिक मटेरियल पाया जाता है। केंद्रक वह चीज है जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई बच्चा होगा तो उसको क्या क्या बनाना है। हर कोशिका अलग है, सारी कोशिका का केंद्रक अलग है, उस केंद्रक में सारी कोशिका का अलग अलग इंफॉर्मेशन है। जैसे आंख का कोशिका अलग है, उसके केंद्रक को सिर्फ आंख में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे किस किस जगह पर वो याद है, वही इंफॉर्मेशन है। वो आंख की कोशिका का डीएनए कहलाता है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, पापा का या मम्मी का इंफॉर्मेशन बच्चे में, पेरेंट का इंफॉर्मेशन संतान में जो आता है, वह इंफॉर्मेशन लाने का काम डीएनए करता है। कोशिका के बाद उत्तक पढ़ेंगे, उत्तक के बाद डीएनए पढ़ेंगे, डीएनए के अंदर से क्रोमोसोम निकलेगा, लेकिन आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझना है कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक में मौजूद होता है डीएनए यूकैरियोटिक में, लेकिन अविकसित सेल था प्रोकैरियोटिक, उसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। लेकिन बताओ, एक बैक्टीरिया को तो पता होना चाहिए कि दूसरा बैक्टीरिया कैसे बनेगा, नहीं पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया बनाने के लिए केंद्रक नहीं होता बैक्टीरिया में, लेकिन डीएनए होता है। जिस जगह डीएनए होता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोले थे, याद करो। इसमें भी डीएनए होता है, लेकिन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए प्रायः नीले कलर का होता है।
बड़ा बड़ा भले लग रहा है लेकिन होता एकदम बड़ा नहीं है। इसके बीच में गैप भी लग रहा है लेकिन गैप नहीं होता है। देखो सिंपल समझो कि लड़की का जैसे चोटी होता है ना, उसने डीएनए होता है, बीच में जगह रहता है, दो जगह रहता है, बीच में जगह नहीं होता है। जगह क्यों नहीं होता है? वहां पे 4 गो अभी बताएंगे, वहां बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड पकड़े रहता है, बॉन्ड टूट जाएगा तो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम रखता है, आदमी में 46 गो होता है। ध्यान से सुनो, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इस सब। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। तो न्यूक्लियस में मौजूद है डीएनए। डीएनए क्या है? आनुवांशिक सूचना रखता है। क्या रखता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तुरंत खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है सेल। आनुवांशिक सूचना, देखो हम क्या क्या बोले, पहले ध्यान सुनो। जब हम इसको जूम करते गए तो एक ऐसा गोल जैसा कुछ मिला और पूरा बॉडी में ऐसे गोल 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 है। हम समझ गए पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक रचना करने वाला यूनिट यही है। हमारे अंदर यही काम करता है, तब हम काम कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं ये फंक्शनल भी है, कार्यात्मक इकाई भी है। हाँ या ना? अगर ई मर जाएगा, अभी बताए, खाली साइटोप्लाज्म नहीं हो तो बॉडी मर जाता है। यानी कि यही बॉडी की आधारभूत संरचना है, जीवन की भौतिक इकाई, फंडामेंटल इकाई है, मूलभूत इकाई। बात क्लियर? फंडामेंटल इकाई। ध्यान सुनिए, जब हम इस सेल को देखें तो सेल के बाहर एगो पॉलीथीन जैसा परत था, अंदर कुछ दिखता नहीं है, उसको फाड़ना पड़ता है तब अंदर दिखेगा। ऐसा नहीं कि ग्लास से देख रहे हैं कि अंदर क्या है, तुमको खाली यही गोल गोल दिखेगा और एगो केंद्रक जैसा ब्राउन टाइप का दिखेगा। ध्यान सुनो, ये जो बाहरी संरचना है, जब उसको निकाले तो उसका बाहर वाला हिस्सा को हमने क्या कहा? प्रोटीन का बना। अंदर वाला हिस्सा प्रोटीन का बना, बीच में लिपिड। नया शोध उलट गया, नया शोध कहता है ऊपर वाला नीचे वाला फास्फोलिपिड है, बीच में प्रोटीन। कुल मिला के ही बना है लिपिड और प्रोटीन से, प्रोटीन और वसा से बना। ठीक है जी, अब आगे देखिए। जैसे इसके अंदर जब फाड़े तो एगो पहले पानी जैसा कुछ निकला। बोले अच्छा, जो पानी हम लोग पीते हैं उस सारा का सारा पानी पेटे में नहीं रहता या खूने में नहीं रहता, कुछ पानी का हिस्सा सेल के अंदर भी जाता है। सेल के अंदर के पानी को प्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बात क्लियर है? जब साइटोप्लाज्म के अंदर देखे तो एक ऐसा चीज था जिसको केंद्रक, इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक के अंदर सोचो, कोशिका ने दिखता है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस खोजना कितना मुश्किल काम। आइए न्यूक्लियस खोजा। न्यूक्लियस जब खोजा तो देखा कि आदमी का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आदमी या कोई भी जीव जंतु पादप कवक, इस सब का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि आदमी को धुएं को आंख बनाना है, अगला बच्चा होगा उसको भी धुएं को आंख होगा, आंख यही होगा। यहां आंख एगो हो गया था, दिक्कत है। तो आंख, इस सब इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। और डीएनए कहां पाया जाता है? प्रायः न्यूक्लियस के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, अभी देखेंगे थोड़ी देर। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर। और कुछ है क्या सर? हाँ, डीएनए ऐसे नहीं कि एकदम इतना आसानी से तुमको, बहुत होता है डीएनए, ऐसे 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 पूरा घूम रहा है। और इसके बीच में, इसके डीएनए के चारों तरफ भी ऐसे द्रव होता है। तब हम लोग पता किए कि अच्छा आप समझ गए, सब बढ़िया, खाली कोशिका द्रव में नहीं, कुछ न्यूक्लियस के अंदर भी पानी, केंद्रक के अंदर भी पानी। अच्छा बोलो, आपसे बोलेगा कि केंद्रक कलाप मौजूद है कि नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, तभी तो न्यूक्लियस सेपरेट है, तो डीएनए नाचते नहीं रहता इधर उधर। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला मौजूद है? आदमी को तो कले समझ में नहीं आता। केंद्रक कला का मतलब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। हाँ है, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में भी पानी है। तो न्यूक्लियस के अंदर पानी है तो क्या इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे? इसका नाम क्या रखेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रिका द्रव, बोलो कोई दिक्कत है? केंद्रक द्रव या केंद्रिका द्रव, यानी जो पानी हम लोग पीते हैं, सिर्फ इसमें नहीं, इसमें भी है। अगर केंद्रिका द्रव सूख गया, बीमारी में पढ़ाएंगे, अगर केंद्रिका द्रव सूख गया तो डीएनए काम करना बंद कर देता है, इंफॉर्मेशन बनाना भूल जाएगा।
मान लो कोई एगो क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन ही नहीं बनाया, सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब तो पढ़ाए तुमको, नहीं पढ़ाए तो बीमारी में पढ़ाए, रिप्रोडक्शन में पढ़ाए थे, हराम करो। हाँ, टर्नर सिंड्रोम पढ़ाए थे ना। अगर केंद्रिका में पानी सूख गया तब इसका मतलब सर यहू बहुत जरूरी पानी है, आइए भी, ऐसा नहीं कि आइए भी बहुत जरूरी पानी है। इस दोनों को जीव द्रव कहा जाता है। इस दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म, कि यही जीवन का पानी है मेन, प्रोटोप्लाज्म। सवाल पूछेगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव, अब प्लस क्या, केंद्रिका द्रव, इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? जीव द्रव कहते हैं। इसमें क्या, बिना इसके जीवन संभव नहीं है, ये जीव द्रव। न्यूक्लियस के अंदर और कुछ होता है सर? हाँ होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के बगल बगल से बाल जैसी संरचना होती है, और इसके अंदर से वो गुलाबी कलर का टेबलेट निकलते रहता है, वो टेबलेट का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। इसके अंदर से राइबोसोम निकलता है, अब फेंका जाता है बाहर। जैसे बाहर जाएगा राइबोसोम इसके अंदर से निकला, और हर टेबलेट के आकार का है, छोटा छोटा, और इसके चारों तरफ झिल्ली भी है। देखो एक बात हम तुमको समझा दें, तुम जितना भी यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ोगे सब में मेम्ब्रेन होता है, सब कोशिकाओं के ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ा होगा ताकि साइटोप्लाज्म से ना मिल जाए। यानी कि राइबोसोम के ऊपर यहाँ झिल्ली है कि नहीं है? झिल्ली युक्त राइबोसोम, झिल्ली रहित राइबोसोम किसमें मिलता है? इसमें झिल्ली निकला, अभी फेंकाने लगेगा इधर उधर, इतना छोटा, इसीलिए ये फेंकाए उकाए नहीं, इसलिए पूरा केंद्रक के चारों तरफ, पूरा केंद्रक के चारों तरफ ऐसे 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 संरचना होता है, पूरा केंद्रक के चारों तरफ ऐसे, ध्यान समझ लो, पूरे केंद्रक के, काहे कि राइबोसोम किधरों से निकल सकता है, राइबोसोम किधरों से निकल सकता है, और छिड़िया न जाए। राइबोसोम बड़ा जरूरी काम करता है, राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम अंदर से तैयार होता है, अब बाहर फेंका जाता है, बाहर फेंकाने के बाद कुछ राइबोसोम इसी के ऊपर सट जाएगा कि अरे अरे कहाँ जा रहा है, रुक रुक रुक, तुम फेंकाइए जाएगा, नीचे से तुमको बना के तो छिड़ियाइए जाएगा तुम, यहाँ राइबोसोम सट गया। ये राइबोसोम ऐसे होता है ये, और वो ऐसे झिल्ली टाइप का निकला है, यही बलवा यहाँ से टूट के निकल जाता है। ये राइबोसोम यहाँ फेंका न जाए इसलिए यहाँ रुक गया। ये राइबोसोम, ये सब क्या बना रहे हैं? राइबोसोम। ये राइबोसोम, ये जो तुम देख रहा है स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जो पूरे कोशिका को घेरे हुए है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा के अंदर है, पानी के अंदर है कि नहीं? साइटोप्लाज्म, इसका कोई झिल्ली उल्ली नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा के अंदर है, इसीलिए इसको कहते हैं ER। नाम पूरा बोलो, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में यही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो हिंदी में इसलिए लिखे क्योंकि कई बार यही हिंदी आ जाता है, एक्चुअल में इसका हिंदी है अंतःप्रदवयी जालिका। अंतःप्रदवयी जालिका।